हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं होम्योस्टैसिस, ह्यूमन बॉडी का होम्योस्टैसिस। तो ये एक प्रोसेस होती है। होम्योस्टैसिस क्या होता है, क्या क्या स्टेप इसके अंदर आते हैं और सारे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स लाइक कितने स्टेप्स में ये होम्योस्टैसिस वर्क करता है ह्यूमन बॉडी में, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर का टॉपिक क्लियर हो गया। आज के लेक्चर का टॉपिक है आपका होम्योस्टैसिस, जो कि ह्यूमन बॉडी में होता है। तो अब सबसे पहला टर्म ये हम देखेंगे कि होम्योस्टैसिस क्या होता है। अगर हम नेम से जाएं, नेम से जैसे ओरिजिनेट होता है, तो ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। कौन से वर्ड से? आपके ग्रीक वर्ड से। आपके ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट होता है आपका टर्म होम्योस्टैसिस, जिसका मतलब होता है सेम या स्टीडी, जिसका मीनिंग होता है दैट मीन्स सेम और स्टीडी। ओके, सो ये जो एनवायरनमेंट, जो आपकी बॉडी में एनवायरनमेंट एक जैसा रहता है हमेशा, वो होम्योस्टैसिस कहलाता है। तो होम्योस्टैसिस वो प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस दैट लिविंग थिंग्स यूज्ड actively maintain fairly stable conditions which is necessary to survival। अगर हम दूसरे वर्ड्स में देखें तो ये ह्यूमन बॉडी की वो टेंडेंसी है जो इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल बना के रखती है, कांस्टेंट बना के रखती है। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को स्टेबल और कांस्टेंट बना के रखने का काम करती है, वो होम्योस्टेसिस कहलाता है। इसीलिए इसका मतलब होता है सेम या स्टीडी। सेम या सीरीज का मतलब होता है कि एक जैसा इन्वायरमेंट, एक जैसा इंटरनल इन्वायरमेंट बना के जो सिस्टम रखती है, उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। और हम ह्यूमन बॉडी के सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम ह्यूमन बॉडी में होम्योस्टेसिस देखेंगे, ह्यूमन बॉडी भी देखेंगे और उसमें होम्योस्टेसिस भी देखेंगे। सिर्फ ह्यूमंस में ही होम्योस्टेसिस नहीं होता है, और भी जो अलग अलग लिविंग क्रीचर्स होते हैं उनमें भी ये होम्योस्टेसिस वर्क करता है। ठीक है, सो ह्यूमंस हैव मेनी वेज टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। ह्यूमंस में सिर्फ एक तरीके से होम्योस्टैसिस नहीं काम करता है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू होम्योस्टैसिस हो सकता है। The state of relative stability of the body's internal environment is nothing but homeostasis। तो ये है state of relative stability। जो state of stability ह्यूमन बॉडी में होती है, इंटरनल एनवायरनमेंट में, ह्यूमन बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में, वो होम्योस्टेसिस कहलाती है। Disruption of homeostasis often set in motion करेक्टिव साइकिल। तो अगर कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है इस होम्योस्टेसिस में, कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है होम्योस्टेसिस में, जो कि एक साइकिल को इनिशिएट करता है या फिर एक मोशन ऑफ साइकिल को इनिशिएट करता है, जिसे हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। क्या कहते हैं? फीडबैक सिस्टम। अगर ये होम्योस्टैसिस चेंज होता है या डिस्टर्ब होता है या जिसमें डिस्ट्रप्शन आती है, तो एक करेक्टिव साइकिल, मतलब जो गड़बड़ हुई है उसको सुधारने के लिए एक करेक्टिव साइकिल चल पड़ती है, जिसे हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। जैसे ही कुछ गड़बड़ी होती है, फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आया या कुछ गड़बड़ी होती है, तो आप डायरेक्टली रिफ्रेश करते हो पेजेस को, पेज रिफ्रेश करते हो या फिर सेटिंग करते हो, तो कोई गड़बड़ी हुई, मतलब आपका फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर हैंग हो रहा है, तो वो एक गड़बड़ी हुई। ठीक है, तो वो आपके लैपटॉप के होम्योस्टैसिस में गड़बड़ी आ गई, जो कि करेक्टिव साइकिल शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। तो आपने क्या किया? आपने अपने फ़ोन को रिफ्रेश किया, आपने अपने लैपटॉप को रिफ्रेश किया, तो ये जो रिफ्रेश करने का सिस्टम है, ये करेक्टिव साइकिल हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, कि आप चाहते हैं कि इसकी वजह से जो गड़बड़ी आई है वो ठीक हो जाए। वैसे ही हमारी बॉडी में जो छोटी मोटी गड़बड़ियां होती हैं या कुछ भी गड़बड़ हुआ, तो हमारी बॉडी एक साइकिल शुरू करती है, फीडबैक सिस्टम शुरू करती है, जिससे वो गड़बड़ी ठीक हो जाए। दैट हेल्प रिस्टोर द कंडीशन नीडेड फॉर हेल्थ एंड लाइफ। जो कि ज़रूरी होता है। ये फीडबैक सिस्टम क्यों चल पड़ता है? ताकि वो जो भी कंडीशन बिगड़ी है वो सुधर जाए और सही हो जाए हेल्थ और लाइफ के लिए। यहाँ पे एक आपको फीडबैक सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फीडबैक सिस्टम चल रहा है? सो लिवर स्टोर कर रहा है आपका ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। आपके लिवर ने ग्लूकोज को एज अ ग्लाइकोजन क्या किया? स्टोर किया। अब ब्लड शुगर रिटर्न होता है। ये शुरुआत कहाँ से हो रहा है? ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ब्लड शुगर इंक्रीजेस। तो ब्लड शुगर इंक्रीज कैसे होगा? तो ये इंक्रीज होगा जब लिवर ग्लूकोज को एज अ ग्लाइकोजन सेव कर रही है।
ठीक है, जो होम्योस्टैसिस है बॉडी की, होम्योस्टैसिस इज ब्लड ग्लूकोज लेवल अप्रोक्सीमेटली 0.1%। तो ये आपका आइडियल कंडीशन है, दिस इज योर होम्योस्टैसिस। ये आपका आइडियल और स्टेडी कंडीशन है जिसमें आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 0.1%। तो अगर गड़बड़ी आई तो क्या गड़बड़ी हो सकती है, या तो ये इंक्रीज हो जाएगा या तो ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, होम्योस्टैसिस में गड़बड़ी कहाँ से शुरू होगी, या तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा या तो ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर इंक्रीज होता है, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो लिवर स्टोर करता है ग्लूकोज को एज ग्लाइकोजन, लिवर ने स्टोर किया ग्लूकोज को एज ग्लाइकोजन और आपका ब्लड शुगर लेवल रिटर्न हो जाता है 0.1% पे। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका ब्लड शुगर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ब्लड शुगर डिक्रीज होता है तो लिवर क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगेगा। ग्लाइकोजन को क्या किया, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल फिर से रिटर्न हो जाएगा 0.1%। ठीक है, तो ये आपका होम्योस्टैसिस वाली कंडीशन है, दिस इज योर होम्योस्टैसिस वाला कंडीशन। इसमें चेंज हुआ इंक्रीज या डिक्रीज का, तो बॉडी एक फीडबैक सिस्टम चलाती है जिससे बॉडी को ये पता चल जाता है कि अच्छा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया तो उसे डिक्रीज करने की ज़रूरत है, तो लिवर ग्लूकोज को एज अ ग्लाइकोजन स्टोर करने लगेगा। बॉडी को फीडबैक से ये पता चला कि अच्छा डिक्रीज हो रहा है ब्लड शुगर लेवल, तो वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, जिससे आपका होम्योस्टैसिस फिर से बन जाए, आपका ब्लड शुगर फिर से रिटर्न हो जाए 0.1% पे। यही होता है आपका होम्योस्टैसिस। ठीक है, अगर होम्योस्टैसिस के एक और इम्पॉर्टेंट हम बात करें इंफॉर्मेशन की, तो जो होम्योस्टैसिस है ये तो मैंने बोला ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट होता है जिसका मीनिंग होता है स्टीडी या सेम, सेम या स्टीडी। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, ये जो टर्म है होम्योस्टैसिस, ये जो वर्ड है होम्योस्टैसिस टर्म, वो कॉइंड हुआ था या वो खोजा गया था, कॉइंड इन 1930। 1930 में खोजा था, किन्होंने खोजा था, एक फिजिशियन थे वॉल्टर कैनन। किन्होंने खोजा था, वॉल्टर वॉल्टर कैनन ने, इन्होंने ये टर्म खोजा था 1930 में, ये टर्म कॉइन किया था। ठीक है, और ये थे फिजिशियन बाय प्रोफेशन। तो ये हो गया आपका होम्योस्टैसिस। अगर हम लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कैसे कैसे लेवल्स होते हैं। सबसे पहला केमिकल लेवल रहता है। केमिकल लेवल आपका एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हम क्विकली देख लेते हैं। फिर आता है आपका सेल्यूलर लेवल की सेल्स बनते हैं, तो ये सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मिलके सेल बनाते हैं। तो ये क्या बन गई, ये सेल बन गई। ये सारी सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर टिश्यू। ये सेल्स आपस में मिलके क्या बनाती है, टिश्यू। और ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है, फिर टिश्यू बनती है, ये आपकी बन गई टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज मिलके फिर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, लाइक आपके हार्ट, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारा कुछ बहुत सारी टिश्यूज से या डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज से मिलके या टिश्यूज का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गन बनाता है। फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ये ऑर्गन सिस्टम फिर ये सिस्टम लेवल पे चला जाता है, तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है आपका, राइट। बहुत सारे ऑर्गन्स, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका लिवर, ये सारे के सारे मिलके आपका सिस्टम लेवल क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ लेवल्स होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी बॉडीली ऑर्गेनाइजेशन का। तो सबसे बेसिक, सबसे छोटा जो यूनिट है, सबसे छोटा लेवल है, वो केमिकल लेवल है, लाइक एटम एंड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो सेल्यूलर लेवल हो जाएगा कि सेल्स बन रहे हैं हमारे। फिर सेल्स क्या करते हैं, सेल्स एक्यूमुलेट होते हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, और ये सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। ये सारे ऑर्गन्स मिलके आपका ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं या फिर सिस्टम लेवल पे आता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल है, केमिकल लेवल, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड सिस्टम लेवल। तो आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आती है। तो ये आपके कुछ लेवल है विच इज इम्पोर्टेंट, एंड इट इज दीज आर दी लेवल्स ऑफ योर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे आपका बॉडीली स्ट्रक्चर या आपका बॉडी का इन्वायरमेंट
बनता है। फिर से अगर हम होम्योस्टेसिस पे ही आए तो फिर से एक बारी डेफिनेशन देख लो। होम्योस्टेसिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि बैलेंस का कंडीशन होता है इन द बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में जो बैलेंस बन रहा है वो है होम्योस्टेसिस। एंड दिस होम्योस्टेसिस मेक्स इंटरनल एनवायरमेंट बैलेंस ड्यू टू द कांस्टेंट इंटरैक्शन ऑफ बॉडी टू मेनी रेगुलेटरी प्रोसेस। तो ये कांस्टेंट इंटरैक्शन होता है आपके रेगुलेटरी प्रोसेसेस का, कांस्टेंट इंटरैक्शन हो रहा होता है। और जो ये होम्योस्टेसिस है एक बहुत ही डायनामिक कंडीशन है। क्या है? बहुत ही डायनामिक कंडीशन है। In response to changing condition, the body equilibrium can shift among points in a narrow range that is compatible with maintaining life. तो जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी चेंज आ रहा है कंडीशन में बॉडी की इक्विलिब्रियम से, वो फिर शिफ्ट करती है अमंग पॉइंट्स। तो जैसे कि मैंने बोला, कोई भी गड़बड़ी होती है तो बॉडी फिर क्या करती है, फीडबैक सिस्टम शुरू कर देती है जिससे ये इक्विलिब्रियम फिर से बन जाए। फॉर एग्जाम्पल जो कि मैंने अभी ग्लूकोज वाला दिया कि ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज में नॉर्मली बिटवीन 70 to 100 मिलीग्राम्स होना चाहिए ग्लूकोज पर 100 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड। तो ईच स्ट्रक्चर फ्रॉम योर सेलुलर लेवल, सेल्स की बात हो रही है, सारे के सारे सेल्स क्या करने चाहिए, सिस्टमैटिक लेवल पे कंट्रीब्यूट करने चाहिए in some way to keep the internal environment of the body within the normal limits। तो सारे के सारे सेल्स वर्क करते हैं, आपकी बॉडी वर्क करती है, आपके टिश्यू और सिस्टम ऑर्गन्स वर्क करते हैं, सिस्टमैटिक लेवल पे सारे के सारे वर्क करते हैं टू मेंटेन दी होम्योस्टेसिस। अब ये होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस कैसा होता है या फिर इसका मैकेनिज्म क्या होता है? हमने तो ये बोला कि कोई भी गड़बड़ी हुई तो फिर क्या होता है, वो फीडबैक सिस्टम शुरू होता है और फिर वो ठीक हो जाता है। तो ये मेंटेन कैसे होता है या फिर अप्रोच कैसे करती है बॉडी किसी भी सिस्टम को शुरू करने में? तो ये कैसे शुरू होता है, ये मेंटेन होता है आपके एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से। कैसे मेंटेन होता है कि आप मेंटेन देखोगे कि पहले तो स्टिमुलस आता है, सेंसर या रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट होती है और फिर इफेक्टर होता है। तो ये आपका क्या है, ये आपके इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, ये चारों आपके इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, ये चारों के चारों आपके इंडिविजुअल यूनिट्स हैं जो कि वर्क करते हैं टू मेंटेन दी होम्योस्टेसिस। दीज इंडिविजुअल यूनिट्स वर्क इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस टू बैलेंस द गिवन वेरिएबल। अगर कोई भी वेरिएबल आता है या कोई भी चेंज आपकी होम्योस्टेसिस में आता है तो ये सारे के सारे यूनिट्स आपस में वर्क करते हैं, एक दूसरे को शुरू करते हैं या फिर एक दूसरे से लिंक बिठाते हैं ताकि ये जो वेरिएबल है वो बैलेंस हो सके। All homeostasis mechanism consist of 4 separate units। तो सारे के सारे homeostasis mechanism क्या करती हैं, कंसिस्ट करती हैं इन 4 यूनिट्स को। कौन कौन सी यूनिट? स्टिमुलस, सेंसर और रिसेप्टर और कंट्रोल यूनिट या फिर इफेक्टर। तो ये चारों के चारों आपके जो पॉइंट्स हैं, ये यूनिट्स हैं, हर एक मैकेनिज्म, हर एक होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म सिस्टम में होते हैं। होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म के सिस्टम भी अलग अलग होते हैं, पर हर एक सिस्टम में ये चारों यूनिट्स रहती ही रहती हैं। अब ये स्टिमुलस क्या है, सेंसर या रिसेप्टर क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट या फिर इफेक्टर क्या होता है? तो पहले देखेंगे स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? जहां से इस साइकिल की शुरुआत हो रही है। द स्टिमुलस इज समथिंग दैट रिजल्ट इन चेंज within the system involving the variable। तो स्टिमुलस वो चीज़ है जो सारी चीज़ों को शुरू कर रही है, ठीक है, जहाँ से चीज़ें स्टिमुलेट हो रही हैं, जहाँ से ये मैकेनिज्म शुरू हो रहा है। तो स्टिमुलस वो कोई भी इंटरैक्शन या वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो इस सिस्टम को शुरू करने का काम कर रहा है, ठीक है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट चेंज विच स्टार्ट द होल प्रोसेस that involves the variable itself. Okay, the stimulus represents that the variable has moved away from its normal range। तो ये स्टिमुलस ही है जो बताएगा कि जो जो भी वेरिएबल है जो जैसे नॉर्मल रेंज में होना चाहिए या नॉर्मली बिहेव करना चाहिए, वो अपने नॉर्मल पाथ से या फिर वो अपने नॉर्मल रेंज से मूव हो चुका है, ठीक है, अपने नॉर्मल रेंज से अलग बिहेव कर रहा है या अलग हो चुका है, जिससे कि ये होम्योस्टेसिस की प्रोसेस इनिशिएट होगी, जो कि ये बताएगा कि अब तो इस सिस्टम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो गई है क्योंकि ये वेरिएबल अपनी जगह पे नहीं है, सही से काम नहीं कर रहा है। तो अगर कोई वेरिएबल चेंज हो गया है, कोई ऐसा सिस्टम है जो सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसे सही से काम कराने के लिए होम्योस्टेसिस की प्रोसेस शुरू होगी, फीडबैक प्रोसेस शुरू होगी। For example, this is the there is an increased temperature of the body।
तो किसी भी पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, किससे बढ़ा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो हमारा 37 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी ह्यूमन बॉडी का आइडियल टेम्परेचर होता है। तो इस आइडियल टेम्परेचर से वो टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो यहाँ पे वेरिएबल है आपका टेम्परेचर। क्या वेरिएबल है? यहाँ पे वेरिएबल आपका टेम्परेचर है जो कि चेंज हो गया है। द इंक्रीज्ड टेम्परेचर इंडिकेट्स that the temperature of the body has gone higher than its normal range। तो ये बताएगा कि अपने नॉर्मल रेंज से बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया है। तो ये बताने का या फिर इस प्रोसेस को शुरू करने का काम आपका टेम्परेचर कर रहा है। ये आपको आगे फिर ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। तो जो शुरुआत जहाँ से हो रही है वो आपकी होती है स्टिमुलस। यहाँ से स्टिमुलेशन की शुरुआत हुई। सेकंड है सेंसर या रिसेप्टर, जो इस चेंज को, बॉडी चेंज को सेंस करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो सेंसर या रिसेप्टर, तो सेंसर और रिसेप्टर इज द सेंसिंग यूनिट, ये उसकी सेंसिंग यूनिट होती है। होम्योस्टैसिस की सेंसिंग यूनिट होती है, वेयर इट मॉनिटर्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू द चेंज ऑफ द बॉडी, जो कि रिस्पॉन्स भी करती है और मॉनिटर भी करती है जो भी आपके बॉडी में चेंज हुआ है उसे। ठीक है। द चेंजेस इन द सिस्टम आर रियलाइज्ड बाय सेंसर, और जो चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर में चेंज हुआ है तो उसको सेंस आपके सेंसर्स करते हैं, रिसेप्टर्स उसे सेंस करते हैं, विच देन सेंड द इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोल यूनिट, जो कि आगे इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे कहाँ तक? कंट्रोल यूनिट तक। ठीक है। गड़बड़ की शुरुआत हुई, स्टिमुलेशन स्टार्ट हुआ। अब ये गड़बड़ को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? सेंसर्स और रिसेप्टर इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल यूनिट तक भेज रहे हैं कि यहाँ पे कोई वेरिएबल चेंज हो गया है, नॉर्मल वर्किंग नहीं हो रही है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रियली रियली रॉन्ग विद दिस ऑर्गन या विद दिस सिस्टम। ठीक है। सेंसर्स ने सेंस किया। द नर्व सेल्स एंड रिसेप्टर्स लाइक थर्मोरिसेप्टर एंड मैकेनोरिसेप्टर्स आर एग्जांपल फॉर सेंस एंड रिसेप्टर। तो नर्व सेल्स आपके रिसेप्टर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो थर्मो रिसेप्टर्स और मैकेनो रिसेप्टर्स वर्क करते हैं इसके लिए। ठीक है। थर्मो रिसेप्टर्स एंड मैकेनो रिसेप्टर्स आर द एग्जाम्पल फॉर सेंसर्स एंड रिसेप्टर्स। तो थर्मो रिसेप्टर्स आपकी इंफॉर्मेशन को सेंस करेगा, एक्सेप्ट करेगा, फिर कहाँ भेजेगा? कंट्रोल यूनिट पे। कंट्रोल यूनिट पे क्या हो रहा है? वंस द इंफॉर्मेशन इज सेंट टू द कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट पे वो इंफॉर्मेशन आ गई, इट टेल्स द चेंज्ड वैल्यू ऑफ इट्स नॉर्मल वैल्यू, इट टेल्स द चेंज्ड वैल्यू टू इट्स नॉर्मल वैल्यू। तो कंट्रोल यूनिट में ये इन्फॉर्मेशन आई कि भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी गड़बड़ हो गई है, नॉर्मल टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए बट अभी नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है। तो ये चीज़ें कंट्रोल यूनिट में जाएंगी। इफ द वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू, अगर नॉर्मल वैल्यू से उस चेंज की वैल्यू डिफरेंट है, देन द कंट्रोल सेंटर एक्टिवेट्स द इफेक्टर अगेंस्ट द स्टिमुलस। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन सही मिली कंट्रोल यूनिट को कि हाँ भाई 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए बट 100 डिग्रीज हो गया है, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर सही मालूम होती है कंट्रोल यूनिट को, तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? एक्टिवेट करता है आपके सारे इफेक्टर्स को, जो जाके स्टिमुलस के अगेंस्ट वर्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बॉडी में वायरस ने एंटर करी है तो ये एक्टिवेट करेगा आपके इफेक्टर्स को, तो वाइट ब्लड सेल्स जाएंगे और उन्हें खत्म करेंगे। ठीक है। स्टिमुलस को जो स्टिमुलेट कर रहा है पूरी की पूरी प्रोसेस को, उसे ये इफेक्टर्स जाके खत्म कर देंगे। द थर्मोरेगुलेटरी यूनिट इज द इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स द टेम्परेचर। तो क्या किया? कंट्रोल यूनिट ने एक्टिवेट कर दिया आपके हाइपोथैलेमस को। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो थर्मो रेगुलेटरी यूनिट होता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस में वो कंट्रोल करेगा टेम्परेचर को, कि उसको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि भैया तुम यहाँ पे क्या काम कर रहे हो, टेम्परेचर तो बहुत बढ़ गया है, जाके थर्मो रेगुलेशन करो, बॉडी का टेम्परेचर ठीक करो कैसे भी। तो फिर ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा एंड फिर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज एन एग्जाम्पल फॉर कंट्रोल यूनिट। तो ये आपका एग्जाम्पल है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एग्जाम्पल है कंट्रोल यूनिट का। फिर बाकी का काम करेगी आपकी थर्मल रेगुलेटरी यूनिट, जो कि होते हैं इफेक्टर्स। फिर अब बारी आती है इफेक्ट होने की। तो इफेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, दैट फॉर एग्जाम्पल योर मसल, ग्लैंड्स, organs and other similar structures that are activated as a result of signal of the control unit, जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं कंट्रोल यूनिट के सिग्नल से। An effector is a target which is
which is acted upon by control unit to bring the value of variable back to normal. तो ये जो इफेक्टर होते हैं वो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन जिसकी इंफॉर्मेशन आगे से आई है, कंट्रोल यूनिट से आई है, और वो उस वेरिएबल को, वेरिएबल हमारा यहाँ पे टेम्परेचर है, उसे वापस से नॉर्मल लाने में मदद करता है या फिर नॉर्मल लाता है. द इफेक्टर एसेंशियली counteracts the stimulus to nullify the effect. जो इफेक्टर्स होते हैं वो किसके काउंटर एक्ट करते हैं, किसके अगेंस्ट एक्ट करते हैं, स्टिमुलस के. तो स्टिमुलस को खत्म कर देंगे इफेक्टर्स, जिससे कि उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे सेम है कि टेम्परेचर बढ़ गया तो किसकी वजह से बढ़ रहा है, बैक्टीरिया वायरस की वजह से बढ़ रहा है, तो रिसेप्टर्स बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर देंगे ताकि टेम्परेचर ठीक हो जाए. सिंपल, उसके वर्क को नलिफाई करना है. इन द केस ऑफ थर्मोरेगुलेशन, अब जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं थर्मोरेगुलेशन का, सो इन द केस ऑफ थर्मोरेगुलेशन the sweat glands are effectors that are acted upon the body's thermoregulatory unit to produce sweat so as to bring the value of temperature back to its normal value. तो थर्मोरेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे स्वेट पोर्स भी होते हैं, लाइक स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस करेंगे जिससे हमारा टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल हो जाए या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए हमारी बॉडी. ठीक है, तो यहाँ पे आपके इफेक्टर ऑर्गन्स कौन से हो गए, आपके स्वेट ग्लैंड्स हो गए जो कि इफेक्ट दिखा रहे हैं या इफेक्ट उनमें बदल रहा है. यस, तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं. कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं आपके, स्टिमुलस, सेंसर और रिसेप्टर एंड कंट्रोल और इफेक्टर यूनिट. समटाइम्स कभी कभी क्या स्टिमुलस को हम ऐड नहीं करते हैं, ये 3 यूनिट्स ही पढ़ते हैं, लाइक सेंसर, रिसेप्टर, कंट्रोल और इफेक्टर. बट स्टिमुलस भी हमने ऐड किया है क्योंकि कहीं ना कहीं से तो वो रिएक्शन या फिर वो सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है. तो ये है आपका मैकेनिज्म, मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टैसिस या मैकेनिज्म, कैसे होम्योस्टैसिस मेंटेन रहती है. अब हम यहाँ पे होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म की बात करते हैं. तो बेसिकली 3 तरीके के होम्योस्टैसिस हम पढ़ते हैं. एक तो होता है थर्मोरेगुलेशन, दूसरा होता है ऑस्मोरेगुलेशन, फिर होता है केमिकल रेगुलेशन. तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि थर्मोरेगुलेशन क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन क्या है और केमिकल रेगुलेशन क्या है. तो हम यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं. अगर आप फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे हमारे आपका ऐप का नाम नहीं है, हमारी यूट्यूब चैनल का भी नाम है, बट सेम नाम से हमारी ऑफिशियल ऐप भी है, जिसका लिंक आपको वहाँ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. और जो हम पढ़ रहे हैं अभी के लेक्चर में उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. इसकी भी लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. If you feel like ये वीडियो अच्छी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो. अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर सकते हो, कोई उसमें आपको पे नहीं करना है. एंड अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हो. प्लीज़ ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए. और आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे लेक्चर्स चाहिए ताकि वो मैं लेक्चर प्रिपेयर कर सकूँ आपके लिए. So have a great day ahead. See you in the next class. Next class में हम होम्योस्टैसिस रेगुलेशन पढ़ेंगे. कौन कौन सा सिस्टम होता है होम्योस्टैसिस का, ये देखेंगे. तो बेसिकली हम थर्मो रेगुलेशन देखेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन देखेंगे एंड केमिकल रेगुलेशन देखेंगे. So yeah, bye. See you in the next class.